बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 दिसंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 283वां रोज़ है आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आपने कभी रेसलिंग देखी होगी या एमएमए फाइट आपने देखी होगी। कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं रेसलिंग के अंदर। एक होती है केओ, आपको मालूम होगा, नॉकआउट। जब एक रेसलर दूसरे रेसलर को इतना ज़ोरदार पंच मारता है या ऐसा दाव लगाता है कि दूसरा रेसलर नॉकआउट हो जाता है, होशो हवास में नहीं रहता और रेफरी को वो रेसलिंग बंद करवानी पड़ती है कि बस कर दो, घंटियां बजा दो, उसकी बस हो गई है, वो बेहोश हो गया। और एक टर्म होती है टैप आउट, जब एक रेसलर बस हो जाती है, जब उस रेसलर की लेकिन वो होशो हवास में होता है और उसे नजर आ रहा होता है कि अगर मैं थोड़ी देर और लड़ा या इसी तरह जकड़ा पकड़ा रहा तो फिर मेरी सांस रुक जानी है, तो टैप कर देता है दूसरे रेसलर को कि मुझे छोड़ दे, मेरी बस हो गई है। अब रूस और यूक्रेन की जंग भी नॉकआउट और टैप आउट तक पहुंच चुकी है। कौन किसे नॉकआउट या टैप आउट करेगा इस जंग के अंदर, फैसला यहां पर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हुज गोना नॉकआउट और टैप आउट इन दिस वॉर। कौन किसे नॉकआउट या टैप आउट करेगा इस जंग के अंदर। बातचीत से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कुछ मजीद इकदामात यूरोप ने, नेटो ममालिक ने, G7 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ उठाए हैं, वो इकदामात भी आपको बताऊंगा। और मैदान जंग की भी बात करेंगे कि मैदान जंग के अंदर क्या चल रहा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की भी बात करेंगे। 2 रोज़ हमारी बात नहीं हुई मैदान जंग से रिलेटेड, तो उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बातचीत की। आपको मालूम है गुज़िश्ता 2 रोज़ यही बातें हो रही हैं। जो बाइडन भी मान गया, फिर व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो ऑलरेडी अपना पीस फॉर्मूले के साथ वो हर वक्त तैयार हैं कि मैं बातचीत की टेबल पर बैठना चाहता हूँ। तो क्या अब बातचीत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में या फिर दिसंबर के महीने में? क्या ये जो लीडर्स हैं वो बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं? यूरोप बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, राब्ते हो रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि ओलाफ शॉल्स जो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने बहुत अरसों के बाद, कुछ महीनों के बाद, ओलाफ शॉल्स ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फिर राब्ता किया और उन्हें पुश किया कि आएँ बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। फ्रांस ने पुश किया जो बाइडन को, अमेरिका के सदर को, कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ क्योंकि हम टैप आउट कर सकते हैं, ऐसी हमारी हालत होती जा रही है। क्योंकि एक तो जंग चल रही है, दूसरा आप जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे बिल हैं वो आपने पास कर लिए। तो जो बाइडन को और पुतिन को मनाया यूरोप ने, क्योंकि यूरोप है जिसकी सांस रुकती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या बातचीत हो पाएगी दिसंबर में या जनवरी में? तुर्की भी किरदार अदा कर रहा है, फ्रांस जर्मनी भी बीच में आ चुके हैं दोबारा से। फरवरी, मार्च, अप्रैल में फ्रांस और जर्मनी मीडिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब बहुत महीनों के बाद ये फिर से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि इन्हें इनकी सांस रुकती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपको फैक्ट बता दूं, बातचीत नहीं होगी, ये बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे क्योंकि रशिया की जानिब से क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कल ही कह दिया था कि बातचीत की टेबल के लिए हम तैयार हैं, बैठ जाएंगे, लेकिन पहले हमारी टेरिटरीज को तस्लीम करे अमेरिका। अब पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी, उन्होंने क्या कहा? पेंटागन के तर्जमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि हाँ जी, बाइडन भी राजी हैं, पुतिन भी राजी हैं, ज़ेलेंस्की भी राजी हैं, तो क्या बाइडन और पुतिन मुलाकात जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो जॉन किर्बी ने कहा, किसने कहा तुम्हें बाइडन राजी नहीं है? बाइडन ने कहा था कि मैं पुतिन के साथ बैठने के लिए तैयार हूं अगर वो ये जंग बंद करने के लिए राजी है। अब जंग बंद करने के लिए तो पुतिन राजी नहीं है। जॉन किर्बी ने कहा कि क्रेमलिन के तर्जुमान की जानिब से जो बात की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और जो ज़ेलेंस्की का पीस फार्मूला है वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत की टेबल पर बैठना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कहेंगे लचक दिखा दे कोई एक पार्टी, तो क्या लचक दिखाएगा? यूक्रेन का सदर अपने 10 नुकाती पीस फार्मूले में से कितनी लचक दिखा देगा? 5 कम कर देगा। एक भी नुक्ता ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूले का, एक भी नुक्ता जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और रशिया के जो मुतालबात हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए बल्कि अमेरिका को, नेटो ममालिक को, जो नेटो रिलेटेड रशिया के इतराज़ात हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए बातचीत की जो कोशिशें हैं यूरोप की वो तो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब यूरोप के पास क्या ऑप्शन है जो कि जिसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही है? इकोनॉमी डाउन टू अर्थ जा रही है, इस तरह के बिल्स अमेरिका पास कर रहा है, फिर बिजली गैस के मसाइल, इन्फ्लेशन के मसाइल। तो अब यूरोप के पास ऑप्शन क्या है? यूरोप के पास एक ऑप्शन तो ये है कि रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर ले और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बिगाड़ ले, अमेरिका के साथ एक इकोनॉमी की वॉर के अंदर, ट्रेड की वॉर के अंदर चला जाए
और अपने मामलात को सीधा करना स्टार्ट कर दे। लेकिन जैसा कि फिनलैंड की सरबराह सना मैरन ने कहा कि इतना आसान नहीं है, यूरोप जो है वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है। यूरोप के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, असलहा है, जो नेटो का अलायंस है, उसका दादा अमेरिका है। तो अमेरिका के साथ बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। बिगाड़ भी लेता यूरोप अगर इस तरफ बनी हुई होती। इस तरफ सारे दरवाजे यूरोप ने बंद कर दिए रशिया के साथ। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज पहले कह रहे थे जब ये जंग स्टार्ट हुई थी कि एक दरवाज़ा खुला रखो, क्योंकि अगर हमें रशिया के पास वापस जाना पड़ा तो हम किस मुंह से जाएंगे। तो अब मसला ये है कि अमेरिका के साथ अगर बिगाड़ भी ले यूरोप तो इस कॉन्फिडेंस पर बिगाड़ सकता था कि उसकी रशिया के साथ, चाइना के साथ, पूरी दुनिया के साथ बनी हुई होती। अब उसने पूरी दुनिया से बिगाड़ ली है और अमेरिका से बना ली है। तो ये मसला है यूरोप के पास कि यूरोप अमेरिका के साथ इस तरह से जल्दी जल्दी से नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस तरफ सारे दरवाजे ऑलरेडी यूरोप बंद कर चुका है। दूसरा ऑप्शन जो एक्सपर्ट्स ने बताया, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के बाद वहाँ पर जिस तरह की तलखियाँ हुई, जिस तरह की तंजियाँ हंसी, जिस तरह के जुमले कसे गए बाइडन की जानिब से मैक्रोन पर, पूरे यूरोप पर, कि हम जिस तरह के भी बिल पास करें तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा और चाइना का कंपटीशन है और उसमें मैं जितने कंधे मेरे सामने आएंगे मैं उन पर पाँव रखूंगा। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब यूरोप के पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन तो ये था कि जंग बंद हो जाए तो यूरोप बेचारा बच सकता है, जंग बंद होने के तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। दूसरा ऑप्शन ये था कि अमेरिका बिल वापस ले ले, वो चांस भी खत्म हो गया। अमेरिका के सदर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया। तीसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका के साथ बिगाड़ ली जाए। अमेरिका के साथ बिगाड़ना मैंने आपको बताया कि इतना आसान नहीं है, जबकि रशिया के साथ और पूरी दुनिया के साथ यूरोप ऑलरेडी बिगाड़ चुका है। तो फिर अमेरिका के साथ भी बिगाड़ ली तो बेचारा फिर कहाँ जाएगा। तो फिर चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है यूरोप के पास कि यूक्रेन को जंग जितवा दे और बच जाए। यूक्रेन जंग जीत गया तो फिर ये जंग ख़त्म हो जाएगी और मामलात जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहाल रहेंगे, इकोनॉमी भी आपकी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, गैस प्राइसेस भी वापस आ जाएंगे और आप बच जाएंगे। तो ये आखिरी ऑप्शन एक्सपर्ट्स की जानिब से बताया गया है यूरोप को कि आप यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखें। कोई इस तरह का इकदाम उठाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप मज़ीद फंस जाएं, अंधेरों में घिर जाएं। तो यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखें। यूक्रेन जो है वो अबाउट टू विन है, जीतने ही वाला है। यूक्रेन की विक्ट्री नज़र आ रही है। अगर आप भर भर कर यूक्रेन को असले गोले बारूद की मदद इमदाद जारी रखें और रशिया के ख़िलाफ़ सैंक्शंस इक़दामात उठाते रहें तो ये वाहिद ऑप्शन है कि आप इन मसाइल से निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई दरवाज़ा आपने खुला नहीं छोड़ा, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो आप बंद कर सकते हों। अब यूरोप जो है वो ऐसा लग रहा है यूरोप के इक़दामात से कि यूरोप को समझ आ गई है कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखो और रशिया को शिकस्त दो और इस जंग से, इन क्राइसिस से छुटकारा पाओ। यूरोपियन यूनियन की जानिब से एक फैसला सामने आया 2-3 महीनों से। G7 कंट्रीज़ ने ये कहा हुआ था, ये मशवरा दिया हुआ था कि प्राइस कैप लगा दो रशिया के ऑयल पर। रशिया के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में 7वें 8वें नंबर पर है रशिया। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। तो रशिया की जो रेवेन्यू है, रशिया की जो कमाई है वो आती है ऑयल से, गैस से, जो उसके पास एनर्जी के रिजर्व्स हैं। एनर्जी रिच कंट्री है रशिया, बहुत ज़्यादा रिच है। तो रशिया के पास जो माल आता है, जो पैसे आते हैं, वो फिर जो दिफा पर लगते हैं या कंट्री की इकॉनमी पर लगते हैं, जो कंट्री मुल्क तरक्की करता है उसके लिए सर फहरिस्त है रशिया की एनर्जी। तो G7 कंट्रीज़ ने ये मशवरा दिया था कि प्राइस कैप लगा देते हैं रशिया के ऑयल पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस कैप क्या है। अब यूरोपियन यूनियन ने, G7 कंट्रीज़ ने ये फैसला 2-2.5 महीने की मशावरत के बाद ये फैसला किया कि हम रशिया के ऑयल पर प्राइस कैप लगा रहे हैं। $60 पर बैरल रशिया का ऑयल जो भी खरीद रहा है वो $60 पर बैरल खरीदेगा, उससे ज़्यादा पैसे कोई ना दे। ये धमकी है पूरी जो चाइना, इंडिया जैसे ममालिक जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, अब वो $60 पर बैरल पर ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ममालिक ने, G7 कंट्रीज़ ने प्राइस कैप लगा दिया रशिया के ऑयल पर। अब ये प्राइस कैप क्या है? आप अगर इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो वो ऑयल रशिया से परचेज करता है तो उसके अंदर दीगर कंपनीज भी होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, शिपिंग कंपनीज होती हैं। और ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, ये ओन कर रहे हैं
यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, यूके जैसे ममालिक, ग्रीस जैसे ममालिक जो हैं ये ओन करते हैं ये कंपनीज़। अब अगर इन कंपनीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो फिर ये अपनी सर्विसेज ना दें तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास जो यूरोप की कंपनीज़ हैं, जो नेटो ममालिक हैं, ज़ाहिर है G7 कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज़ हैं इस दुनिया की, तो वो ओन करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, रिलायबल कंपनीज़ को। तो फिर इस वजह से यूरोप और नेटो ममालिक के पास ये एज है कि वो प्राइस कैप लगा दिया उन्होंने $60 पर बैरल। अब आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में जो इस वक्त कीमत चल रही है वो 85 समथिंग डॉलर पर बैरल चल रही है, लेकिन $60 पर बैरल पर रशिया का ऑयल खरीदेंगे जो भी खरीद रहे हैं, चाइना और इंडिया अगर खरीद रहे हैं। अगर तुम इस कैप से ऊपर पैसे देते हो, $70 दे देते हो, $75 दे देते हो रशिया को, तो फिर हम आपको जो शिपिंग और इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं वो नहीं देंगे। सीधी सीधी एक धमकी है, तड़ी नहीं लगाते, वो तड़ी लगाई है G7 ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, नेटो ममालिक ने, और $60 पर बैरल प्राइस कैप लगा दिया। अब रशिया ने ये कहा कि जो भी इस प्राइस कैप को फॉलो करेगा हम उसे ऑयल नहीं देंगे। यानी कि अगर इंडिया कहता है कि यार मेरी मजबूरी है, मैंने उधर भी 1 पाउंड रखा हुआ है, अमेरिका की कश्ती में 1 पाउंड मैंने रशिया की कश्ती में रखा हुआ है, तो मैंने उन्हें भी राजी रखना है, मैंने तुम्हें भी राजी रखना है, तो मैं अब प्राइस कैप जो लग गया है तो मेरी मजबूरी है शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से कि मैं ऑयल तो $60 पर बैरल ही तुम्हें दे सकता हूं। तो रशिया ने मना कर दिया ऐसे ममालिक को कि अगर मेरे से ऑयल लेना है तो जिस कीमत पर मैं दे रहा हूं उसी कीमत पर आपको लेना पड़ेगा। अब चाइना और रशिया के दरमियान तो मामलात डिस्कस हुए। चाइना ने कहा कि ठीक है हम अपनी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, जाहिर है जायंट्स हैं दोनों पूरी दुनिया के, तो ये अपनी जो सर्विसेज हैं, शिपिंग है, कार्गो है, वो उठाकर कश्तियाँ वगैरह उसमें ऑयल भर के वो ला सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन हाँ अफोर्ड करते हैं, चाइना और रशिया जैसे ममालिक अफोर्ड करते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा लेकिन ये अपना एक सिस्टम जो है वो बना सकते हैं कि हम इन पर डिपेंडेंट ना रहें G7 कंट्रीज पर, जो कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं कि आपने $60 पर बैरल ही रशिया का ऑयल खरीदना है। तो रशिया ने, चाइना ने और इंडिया ने भी कह दिया, इंडिया ने कहा कि कौन सा प्राइस कैप, भाड़ में गया प्राइस कैप से भी कम कीमत में ऑयल इंडिया को रशिया से मिल रहा है। यानी कि $60 पर बैरल प्राइस कैप लगाया यूरोपियन कंट्रीज ने, नेटो ममालिक ने। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हतमी नहीं है, कुछ ममालिक अड़े हुए हैं और वो ठीक अड़े हुए हैं। पोलैंड जैसे ममालिक, बल्टिक स्टेट्स जो हैं, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, वो कह रहे हैं कि यार ये $60 पर बैरल वाली बात गलत है। $30 पर बैरल, $40 पर बैरल, इसका मकसद क्या है प्राइस कैप का? प्राइस कैप का मकसद ये है कि रशिया गरीब हो जाए, रशिया इतना गरीब हो जाए कि वो जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है जिससे वो असले के ऑर्डर दे रहा है और बनाओ, जंग लंबी जाएगी, तो रशिया ऐसा अफोर्ड ना कर सके। ये मकसद है प्राइस कैपिंग का, और रशिया पर सैंक्शंस मजीद सख्त हो जाएंगी, ये मकसद है। तो पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स ने ये कहा है कि और कम प्राइस कैप जो है वो $30-40 पर बैरल पर लगाना चाहिए। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? $85 पर बैरल मार्केट में रेट है, तुम $60 पे ले आए, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और रशिया तो इससे भी सस्ता ऑयल भारत को दे रहा है, $55 पर बैरल, $50 पर बैरल के ले मेरे से। इस जंग के दौर में तू मेरे से ऑयल ले रहा है तो मैं तुझे सस्ता दूंगा इनाम के तौर पर, क्योंकि मेरे पास फालतू बचा हुआ है और मुल्क जो हैं यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक जो हैं वो नहीं ले रहे रशिया से ऑयल। तो रशिया इन ममालिक को जो खरीद रहे हैं वो उन्हें सस्ता दे रहा है। तो रशिया ने कहा कि इंडिया और चाइना ने तो कह दिया कि हमारे पे प्राइस कैप का कोई असर नहीं है। रशिया ने कहा कि जो प्राइस कैप को फॉलो करेगा वो मेरे से ऑयल ना ले। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्राइस कैपिंग का कोई खास फर्क रशिया पर नहीं पड़ने वाला, रशिया की इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी रशिया प्राइस कैप जो आपने लगाया उससे भी सस्ता ऑयल बेच रहा है इन ममालिक को, जो ममालिक रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। और ये जो शिपिंग कंपनीज वाली, इंश्योरेंस कंपनीज वाली धमकी है, तो इससे चाइना और रशिया जो है वो अपना सिस्टम बनाएंगे, चाहे टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन वो आप पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी उनकी, और वो और ग्रो करेंगे और डेवलप्ड हो जाएंगे इस तरह के इकदामात की वजह से। तो ये आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है जो प्राइस कैप आपने लगाया है। अभी $60 पर बैरल है, लेकिन बहस चल रही है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की कि इसे और कम किया जाए, क्योंकि चंद एक ममालिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मजीद कम करो। लेकिन चंद एक ममालिक ऐसे भी हैं, ग्रीस जैसे, जो ये कह रहे हैं कि यार ये ज़्यादती है, $70-75 पर बैरल काफ़ी है सज़ा रशिया के लिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो ममालिक ओन करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इतना ज़्यादा प्राइस कैप ना लगे कि हमारा
कारोबार ही बंद हो जाए। जिस तरह रशिया का कारोबार एनर्जी पर है, तो इस तरह इन ममालिक का कारोबार जो है वो इन कंपनीज पर है, शिपिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन्होंने भी तो अपनी दुकान चलानी है। तो कुछ ममालिक कह रहे हैं कि नहीं, $60 भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, $70 पर बैरल कर दो, वो काफ़ी रहेगा रशिया के लिए, इतनी सज़ा काफ़ी है। तो यहाँ पर भी इख्तलाफ है यूरोप का, यूरोपियन कंट्रीज़ का प्राइस कैप को लेकर। बहरहाल लगा दिया $60 पर बैरल लगा दिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रशिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम तो उसी कीमत पर ऑयल लेते रहेंगे जिस कीमत पर रशिया दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, असले गोले बारूद की मदद, इमदाद, उसको लेकर भी यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक में ना सिर्फ इख्तलाफ है, बल्कि जो ममालिक कह रहे थे कि रशिया के फौजी ख़त्म हो गए, रशिया का असलहा ख़त्म हो गया, मैं आपको लेटेस्ट फिगर बता दूं, उसमें ये बताया यूक्रेन ने कि 90,600, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिस्ट आप पढ़ते रहें, 90,600 फौजी जो हैं रशिया के, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, हमने मार दिए ड्यूरिंग दिस 9-10 मंथ्स। हमने 90,000 से ज़्यादा फौजी मार दिए। और यूक्रेन से पूछा गया कि अपना भी तो बता दो कि कितना नुकसान हुआ, तो यूक्रेन ने कहा 10 से 13,000 के दरमियान हमारा फौजी मरा है ड्यूरिंग दिस 9-10 मंथ्स। अब अमेरिका पेंटागन से पूछा कि आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर है कि इस जंग के दौरान दोनों पार्टियों का कितना नुकसान हुआ, तो पेंटागन ने बताया कि 2 लाख, दोनों पार्टियों का, दोनों तरफ 2 लाख अमवात हैं और जख्मी हैं, यानी कि टोटल कैजुअलिटीज जो हैं वो 2 लाख हैं। 1 लाख उधर, 1 लाख इधर, यानी कि बराबर का नुकसान है। ये नहीं है कि 10,000 यूक्रेन के मरे और तकरीबन 1 लाख रशिया के मरे। ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है। पेंटागन कह रहा है कि 2 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। और अगर 2 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख का इधर, 1 लाख का इधर, तो असलहे, गोले बारूद, एमुनिशंस का भी उतना ही नुकसान हुआ। उतने टैंक्स, उतने गोले, उतनी जो व्हीकल्स हैं वो यूक्रेन की भी तबाह हुई, रशिया की भी तबाह हुई। इसलिए रशिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब चला गया कि और बनाओ, और बनाओ, और बनाओ। और ये जो नेटो है ये भी अब डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, क्योंकि एडमिट किया ओलाफ शॉल्स ने, जर्मनी के चांसलर ने, और नेटो के चीफ ने, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि अच्छा ठीक है, अगर आप जो पेट्रियट सिस्टम है वो यूक्रेन को नहीं दे रहे, तो बाकी सिस्टम तो आपने दिए हैं, बड़ी बात है, डिफेंस सिस्टम दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि एमुनिशंस नहीं है यूक्रेन के पास, और वो आपसे मांग रहे हैं कि गोला बारूद तो दे दो, इसको चलाऊं कैसे, हवा डालूं इसके अंदर। तो उन्होंने एडमिट किया, जो बर्लिन के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके दौरान नेटो के चीफ ने और जर्मनी के चांसलर ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। To be unmistakably clear, we have not prepared ourselves properly over the last 10 years when it comes to providing sufficient ammunition to the federal armed forces, and we have to admit that that is the case, as we notice these days. And of course, in the long run, that cannot continue. So that's the reason why Germany and other allies have also started to engage with the defense industry to ramp up production of ammunition. गुफ्तगू आपने सुनी, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन नेटो ममालिक पार्टनर्स जो हैं अब उन्हें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए और मजीद असलहा, गोला बारूद बनवाकर यूक्रेन को प्रोवाइड करना चाहिए, सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। पागल हैं, उनकी इकॉनमी डाउन टू अर्थ चली गई, उनके ममालिक में मुजाहरे चल रहे हैं, उनके पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रेफ्यूजीज़ की इतनी ज़्यादा लोग आ चुके, वहाँ पर लाखों लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, और तुम उन्हें कह रहे हो कि तुम डिफेंस इंडस्ट्री से रब्ता करो। उनकी इकॉनमी डाउन टू अर्थ चली गई, वो डिफेंस इंडस्ट्री से कैसे रब्ता करें, अपना बचाव करें या फिर यूक्रेन का बचाव करने के लिए उसे तोहफे तहफ़ दें। तो ये मसाइल यूरोप के अंदर प्राइस कैपिंग को लेकर भी इख्तलाफात हैं, असले, गोले बारूद को सप्लाई करने को लेकर भी। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, वेपन्स वेपन्स वेपन्स। फिर उसने दूसरी मीटिंग के बाद कहा 2-3 महीने बाद कि फास्टर फास्टर फास्टर, के दे भी दो, इनके पास है ही नहीं, ये बना रहे हैं। जिस तरह रशिया के ख़त्म हो गए हैं वो ऑर्डर दे रहा है, रशिया की तो अपनी इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, लेकिन यूक्रेन डिपेंड कर रहा है नेटो की डिफेंस इंडस्ट्री पर, और नेटो के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और अब कब ये बनेगा एमुनिशन, कब यूक्रेन को सप्लाई होगा, और जो फास्टर 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 वो कह रहे थे, तो कितना फास्टर होगा ये आपको अब समझ आ गई कि जंग के अंदर क्या मसले मसाइल यूक्रेन फेस कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं। लेकिन आखिरी ऑप्शन यही है कि मैदान जंग के अंदर जीतना है। टैप आउट पहले कौन करेगा, यूरोप करेगा, अमेरिका करेगा, यूक्रेन या फिर रशिया, ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि अब बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं है, अमेरिका से बिगाड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, रूस के साथ दोबारा से हाथ मिलाने का एक भी दरवाज़ा यूरोपियन कंट्रीज ने खुला नहीं छोड़ा। वाहिद ऑप्शन है मैदान जंग, जहां पर रशिया के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। तो मैदान जंग की सिचुएशन ये है कि रशिया का पलड़ा
भारी है। और उस तरफ मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई लाइन जो यूक्रेन की है वो किस तरह से आपसी झगड़ों में उलझी हुई है। अब यहाँ पर कौन टैप आउट किसे करेगा या नॉकआउट का मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है, यानी कि जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का ऑप्शन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं आएगा। अगर जोहरी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो फिर नॉकआउट हो जाएंगी दोनों पार्टियां, लेकिन यहाँ पर टैप आउट का गेम है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यूरोप टैप आउट करेगा। यूरोप जो है वो टैप आउट करके इस जंग से निकल जाएगा, लेकिन कब, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।